हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी दोपहर के तकरीबन 3:15 हुए हैं और मौसम आज का ज़्यादा गर्म नहीं है, बादल हैं। बट कभी कभी बादल हट जाते हैं और सूरज निकल आता है और कभी कभी बादल फिर से वापस आ जाते हैं। और अभी बादल आए हुए हैं, लगता यही है कि बादल अभी फिर से उड़ जाएंगे और बारिश वगैरह नहीं होने वाली। खैर, सुबह मैं लेट ही उठा था, फिर नाश्ता किया और जब मोबाइल मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया तो इंटरनेट नहीं था, ना मोबाइल नेटवर्क था। और फिर काफ़ी घंटे नेट और मोबाइल का जो नेटवर्क है वो नहीं था। उस दौरान मैंने पीसी ऑन किया और वीडियो एडिट की, फिर मैंने वीडियो को रेंडर किया। अब वीडियो रेडी अपलोडिंग के लिए। एंड अभी कुछ देर पहले ही इंटरनेट कनेक्शन भी वापस आ गया है और मोबाइल नेटवर्क भी वापस आ गया है। और अब मैं करूँगा पीसी ऑन। जिन ईमेल्स का मुझे इंतज़ार था, मे भी हो सकता है उसमें से कोई ईमेल आज आ गई हो। ईमेल्स मैंने अपनी चेक कर ली हैं। जिन ईमेल्स का मुझे इंतज़ार था उनमें से एक ईमेल मुझे रिसीव हो गई है, बट वो ईमेल मैं आपको दिखा नहीं सकता। आज मैं आपके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ भी शेयर करूँगा। आपको पता ही है कि मैं मूवीज़ और सीरीज़ के अलावा डॉक्यूमेंट्रीज़ भी देखता हूँ। कुछ अर्सा पहले मैंने क्लाइमेट चेंज पर काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी देखी थी, वीडियोज़ भी देखी थी। और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि क्लाइमेट चेंज द फैक्ट, बिफोर द फ्लड, द ह्यूमन एलिमेंट, किस द ग्राउंड, चेसिंग आइस, आवर प्लानट। उसके अलावा द 11th आवर, अ प्लास्टिक क्वेश्चन। बहुत सारी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, सिंपली आप गूगल करें तो मिल जाएगी। और क्लाइमेट चेंज एक बहुत सीरियस टॉपिक है और हम इंसान इसको सीरियसली ले नहीं रहे, जिसका हमें नुकसान फ्यूचर में होने वाला है। अब मैं कुछ आपको मूवीज़ बताता हूँ क्लाइमेट चेंज के बारे में। और एक तो क्लासिक है द डे आफ्टर टुमारो। ये बहुत अच्छी मूवी है। इसमें क्या होता है कि अचानक से मौसम चेंज हो जाता है, बारिश होती है ढेर सारी, फिर बारिश के साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरते हैं जो अमूमन ओलों से बहुत बड़े होते हैं। फिर फ्रीजिंग भी स्टार्ट हो जाती है, कहीं पे जम जाती है बहुत ज़्यादा आइस, और बहुत मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं इंसानियत को। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। फिर एक मूवी है स्नो पियर्सर, इसकी सीरीज़ भी है, आई थिंक नेटफ्लिक्स पर वो अवेलेबल है। ये मूवी भी आपको देखनी चाहिए। इसमें दिखाया गया है कि जब दुनिया में बर्फ़ जम जम जाती है तो कुछ इंसान ट्रेन में सरवाइव करते हैं और ट्रेन वो हर वक्त चलती रहती है। उसके अलावा अच्छी मूवी मैं आपको बताता हूँ, जियो स्टॉर्म। इसमें भी मौसम की के बदलाव को दिखाया गया है। और उसके अलावा एक मूवी है एनिमेटेड, वॉली। ये भी बहुत अच्छी मूवी है। इसमें क्या होता है कि अर्थ जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से रहने लायक नहीं रहता, तो लोग जो हैं अर्थ को छोड़ के स्पेस में रहना स्टार्ट कर जाते हैं। फिर एक रोबोट को भेजा जाता है अर्थ पर ये चेक करने के लिए कि अर्थ जो है वो रहने लायक अब है या नहीं। और वॉली जो है वो एक पौधा फाउंड कर लेता है अर्थ में, और उसका मतलब यही होता है कि अब जो अर्थ है वो रहने के काबिल हो गई है। काफ़ी अच्छी मूवी है ये, और बच्चों के लिए तो बहुत ही इंफॉर्मेशनल मूवी है। मैंने भी ये जब मूवी रिलीज़ हुई थी तब देखी थी, और बहुत अच्छी मूवी है। वन ऑफ द बेस्ट एनिमेटेड मूवी है। एक और मूवी है सैन एंड्रियास, ड्वेन जॉनसन द रॉक की मूवी है। इसमें क्या होता है कि समंदर से बहुत बड़ी लहर उठती है जिसको सुनामी कहा जाता है, और वो एक शहर में आ जाता है। उस शहर में पूरी तबाही मच जाती है, लोग काफ़ी मर भी जाते हैं, कुछ लोग सर्वाइव भी कर जाते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, ये भी आप ज़रूर देखना। और उसके अलावा एक एनिमेटेड मूवी और है, बल्कि पूरी सीरीज़ है, दी आइस एज। और इसमें क्या होता है कि वो एरा दिखाया गया है जब दुनिया में हर जगह बर्फ़ थी और डिफरेंट किस्म के जानवर थे, बल्कि कह लें कि एंसेस्टर थे आज के जानवरों के। और कुछ इंसान भी थे जो
आइस में ही सरवाइव कर रहे थे और जानवर भी आइस में ही सरवाइव कर रहे थे। ये काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। ख़ास तौर पर ये बच्चों को एजुकेट करने के लिए बनाई गई है, इंटरटेन करने के लिए बनाई गई है। तो ये भी मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आप देखना। तो ये थे कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ एंड मूवीज़ अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जो है ये एक सीरियस मैटर है और जो हम इंसान हैं इसको सीरियसली नहीं ले रहे। कुछ जो पावरफुल मुल्क हैं उनके जो लीडर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया था कि हम क्लाइमेट चेंज को और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाएंगे, बट उन्होंने कुछ स्टेप्स उठाए तो सही, बट उससे कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। ना क्लाइमेट चेंज कंट्रोल हुआ ना ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल हुई। क्लाइमेट चेंज क्या होता है? जब हम फॉसल फ्यूल को यूज़ करते हैं, जैसे कि गैस हो गई, पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, और उससे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, और वो जब एटमॉस्फेयर में फैलता है तो उससे जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट प्लेसेस पर हार्श हो जाता है। जैसे कि कुछ जगहों पर शदीद गर्मी हो जाती है, कुछ जगहों पे शदीद सर्दी हो जाती है, और कुछ जगहों पे शदीद बारिश होती है, और इसको क्लाइमेट चेंज बोला जाता है। जब बारिश शदीद होती है तो बहुत ज़्यादा फसलें तबाह हो जाती हैं, यानी कि अनाज तबाह होता है, और अनाज की जो डिमांड है वो हम पूरी नहीं कर पाते, और उस वजह से अनाज महंगा भी हो जाता है। इवन जब समंदरों में तूफ़ान आता है तो सुनामी वगैरह भी पैदा होते हैं, और सुनामी की वजह से नुकसान बहुत होता है सिटीज़ में जहाँ पर सुनामी हिट करता है। तो इसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, और भी कुछ गैसेस होती हैं, ये आसमान में जाकर फंस जाती हैं, और उससे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी होता है। बट ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी एक किस्म का फ़ायदेमंद होता है, लेकिन उसकी लिमिट होती है। अगर उस लिमिट के हिसाब से काम करे तो वो दुनिया के लिए भी अच्छा होता है, इंसानियत के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन अगर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहा हो तो उससे जो दुनिया का टेम्परेचर होता है, पूरी दुनिया का टेम्परेचर वो ज़्यादा होता है। इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो जो क्लाइमेट चेंज है ये एक सीरियस मैटर है, बट अगेन इंसान इसको सीरियसली नहीं ले रहा, इस पे काम नहीं कर रहा, और हम जो इंसान हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो फैलाते जा रहे हैं। ख़ास तौर पर जब ये स्टार्ट हुआ था 1760 के बाद, जब इंडस्ट्रीज़ लगी, कोयले की फैक्ट्रीज़ लगीं, तब से कार्बन डाइऑक्साइड की जो मकदार है एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती जा रही है। फिर हमने गाड़ियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, गाड़ियों में पेट्रोल डलता है, डीज़ल डलता है, और उस वजह से भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो ज़्यादा हवा में रिलीज़ हो रही है। और एक और भी रीज़न है, जो इंसान की आबादी है वो कुछ सदियों में बहुत ज़्यादा हो गई है, और हम ऑलमोस्ट 8 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं। और जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और जब हम जो एक्सहेल करते हैं वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि जो हम हैं, इंसान हैं, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिलीज़ करने में बहुत अहम एक ज़रिया है। और हमें अगर क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है, तो हमें फॉसल फ्यूल जैसे गैस, कोयला, मिट्टी का तेल, इसको कम करना पड़ेगा, बल्कि बंद करना पड़ेगा, और इसी से ही हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर पाएंगे। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल लगता है। वैसे आज के दौर में हम जो कार्स हैं वो इलेक्ट्रिक बना रहे हैं, और इलेक्ट्रिक कार्स एक बहुत बड़ा एडिशन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कम करने का। और फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि सारी कार्स इलेक्ट्रिक पे चली जाएं, और हम जो पेट्रोल है वो यूज़ करना बंद कर दें। इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में मदद होगी। और जो क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम है और ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम है, ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और आने वाले सालों में, ख़ास तौर पे 2030 और 2035 के बीच में हमें इसके शदीद इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। और अभी भी हमें शदीद इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे जो गर्म मुल्क हैं वहाँ पर अब शदीद और गर्मी होती जा रही है, और जो ठंडे मुल्क हैं वहाँ पर पहले से ज़्यादा ठंड होती जा रही है। और जब जंगलों में शदीद गर्मी पड़ती है तो जंगलों में आग भी लग जाती है, जिसकी वजह से जंगलात तबाह हो जाते हैं, और वहाँ पर जो रहने वाले जानवर होते हैं वो भी मर जाते हैं। और जो पौधे हैं, दरख्त हैं, ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं,
और हम दरख्त को काट भी रहे हैं और दरख्त जल भी जाते हैं, तो फॉरेस्ट भी कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जो पैदावार है वो भी कम होती जा रही है। और ये भी एक फैक्टर है क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का। फिर एक और भी चीज़ हो रही है, जिन लोगों को क्लाइमेट चेंज के बारे में पता है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पता है, जो इस चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं और जिनको फ्यूचर आने वाला नज़र आ रहा है कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारा फ्यूचर है वो कुछ अच्छा नहीं है, आने वाली नस्लों को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी। जो हमारी असल में अभी जो यंग लोग हैं वो लोग और उनकी जो बच्चे पैदा होंगे या पैदा हो रहे हैं, सिर्फ इनके पास ही टाइम है क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने का और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने का। अगर इन्होंने स्टेप्स ना उठाए इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए तो फ्यूचर बहुत ही बुरा होने वाला है, दुनिया जो है रहने लायक नहीं रहेगी। और जो जिन लोगों को क्लाइमेट चेंज का पता है या ग्लोबल वार्मिंग का पता है वो क्या कर रहे हैं, वो लोग शादी नहीं कर रहे, जो यंग लोग हैं वो शादी नहीं कर रहे। और अगर कुछ लोग शादी कर भी रहे हैं और उन लोगों को नॉलेज है क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का, तो वो बच्चे पैदा नहीं कर रहे। वो बच्चे पैदा क्यों नहीं कर रहे? उसकी रीज़न ये है कि उनको पता है कि आने वाला फ्यूचर बुरा होने वाला है इंसान की अपनी गलतियों की वजह से। तो वो अपने बच्चे को ऐसी दुनिया में नहीं लाना चाहते जिसमें उनके बच्चे का फ्यूचर ब्राइट ना हो, जिस दुनिया में रहना मुश्किल हो, ऐसी दुनिया में वो अपने बच्चे को नहीं लाना चाहते। तो कुछ मैरिड कपल शादी तो कर रहे हैं बट बच्चे पैदा नहीं कर रहे। तो क्लाइमेट चेंज को कैसे अगेन कंट्रोल किया जा सकता है? हम फॉसिल फ्यूल को कम इस्तेमाल करें, हम जो है सोलर एनर्जी की तरफ ट्रांसफ़र करें, इलेक्ट्रिक एनर्जी की तरफ ट्रांसफ़र करें, विंड एनर्जी की तरफ ट्रांसफ़र करें। और जो हम इंसान हैं इस चीज़ को तब कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर पाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर पाएंगे। और आने वाले सालों में ऐसा भी होगा कि जो ग्लेशियर्स हैं और जो बर्फ़ है ख़ासतौर पे आर्कटिक और अंटार्कटिका की, वो पिघल जाएगी और अभी भी पिघल रही है। और कुछ सिटीज़ जो हैं, समंदर का जब वाटर लेवल बढ़ जाएगा तो कुछ सिटीज़ भी डूब जाएंगी। और ये हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा 2050 के बाद, फ़ौरन बाद, और कई सिटीज़ आने वाले सालों में पानी में डूब जाएंगी। तो अगेन इसको हम खुद ही इंसान कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम इस चीज़ को सीरियसली लें। बट हर जो मुल्क है वो इसको सीरियसली नहीं ले रहा, ख़ासतौर पे डेवलपिंग कंट्रीज़ और गरीब मुल्क हैं, उनको तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की ABC भी नहीं पता। इवन उनको तो ह्यूमैनिटी का नहीं पता, इंसानियत का नहीं पता कि वो क्या होती है। दुनिया के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात है, इन्वायरमेंट के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात है। खैर, हम इंसान अगर यूनाइट होकर क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने की कोशिश करें, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करें, तो पॉसिबल है कि हम इस चीज़ को काबू कर लें और जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनको सफ़र नहीं करना पड़ेगा। बट अगेन, जो मेरी पर्सनल थाट है, मेरी पर्सनल राय है, मुझे नहीं लगता कि इंसान इसको कंट्रोल कर पाएगा। और कुछ तो रिलीजन्स में भी लिखा हुआ है कि जो इंसान है वो आग से मरेंगे। और अगर ये क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम और ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो फ्यूचर में जो ज़मीन है वो मज़ीद गर्म होती जाएगी, बहुत ज़्यादा तूफ़ान आएंगे, बारिशें होंगी, कहीं ज़्यादा ठंड होगी, कहीं ज़्यादा गर्मी होगी। इस वजह से बहुत सारी इंसानी जानों का नुकसान होगा। और एक ऐसा पॉइंट भी आएगा कि जब पीने का जो पानी है, साफ़ पानी, वो भी बहुत ही रेयर होगा कि मिले। इवन कुछ आने वाले सालों में तो फॉसिल फ्यूल भी ख़त्म होने वाला है। तो अगेन, अगर इंसान इस चीज़ को सीरियसली ले और इस पे स्टेप्स उठाए तब भी जाकर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता हम इस चीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे, क्लाइमेट चेंज को या ग्लोबल वार्मिंग को। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।